हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। हम पूरे आर्टिकल का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे और साथ ही साथ कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे उनको भी, उनके ट्रांसलेशंस उनको भी समझते चलेंगे। तो बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Progress should not just be fast but future proof। प्रगति सिर्फ तेज नहीं होनी चाहिए बल्कि फ्यूचर प्रूफ, भविष्य सक्षम भी होनी चाहिए। मतलब ऐसी प्रगति होनी चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट होनी चाहिए किसी देश का कि फ्यूचर में भी वो ग्रोथ, वो प्रोग्रेस टिका रहे। अब इतने सारे पूल्स बनाए जाते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, एक साल हुआ नहीं कि वो गड्ढे हो गए, टूट गए, गिर गए, ढह गए। तो वो उस तरीके की प्रगति नहीं होनी चाहिए, वो फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए। इंडियाज क्लाइमेट फ्यूचर, भारत की जलवायु का भविष्य, इज नॉट रिटन इन द स्टार्स। भारत का जलवायु भविष्य सितारों में नहीं लिखा है। इट इज रिटन इन द राइजिंग टेम्परेचर्स, erratic monsoons and intensifying disasters। यह बढ़ते तापमान, राइजिंग टेम्परेचर्स, राइज में आईएनजी लगा है, इसका मतलब हुआ कि जो काम चल रहा है, कंटिन्यू है। तो जो बढ़ता तापमान है, जो तापमान बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। इरेटिक मॉनसून मतलब अनियमित मॉनसून, जो कभी भी गर्मी के टाइम पे बारिश हो जा रही है, ठंड के मौसम में गर्मी लग रही है, बारिश के मौसम में ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो समझ नहीं आ रहा है कब क्या हो जाए। तो जो अनियमित मॉनसून है। और इंटेंसिफाइंग डिजास्टर्स, जो बढ़ती आपदाएं, आए दिन आप सुनते रहते हो, यहाँ भूकंप आ गया, वहां बिजली गिर गई। द क्वेश्चन इज, सवाल यह है, व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट, कि इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं। दी वर्ल्ड बैंक स्टेट्स, वर्ल्ड बैंक कहता है इसके बारे में, या वर्ल्ड बैंक का कहना है कि मोर देन 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या का 80% से अधिक आबादी लिव्स इन डिस्ट्रिक्ट्स एट रिस्क ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। जलवायु जनित आपदाओं के जोखिम वाले जिलों में रहती है। मतलब ऐसे जिले जहां क्लाइमेट से संबंधित आपदाएं आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, वहां 80% आबादी आज के डेट में रह रही है। फ्रॉम अनरिलेंटिंग मॉनसून फ्लड्स इन द नॉर्थ ईस्ट टू हीट इंड्यूस्ड क्रॉप फेलियर्स इन सेंट्रल इंडिया। मतलब लगातार मॉनसून की बाढ़ से लेकर, कहाँ, कौन से एरिया में, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में जो लगातार मॉनसून की बाढ़ आ रही है, उससे लेकर मध्य भारत में गर्मी से प्रेरित फसल की जो विफलता है, फसल की फेलियर हो जा रही है, मतलब फसल खराब होते चले जा रहे हैं, ये सारी चीजें, दीज इवेंट्स आर नो लॉन्गर आइसोलेटेड इंसिडेंट्स। अब ये घटनाएं अलग थलग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं सेंट्रल इंडिया में क्रॉप फेलियर हो गया, नॉर्थ ईस्ट में मॉनसून आ गया, बाढ़ आ गई। ये चीजें अब पूरे इंडिया को लेकर ये एक सार्वजनिक घटनाएं होते चली जा रही हैं। हर किसी को इसके बारे में, हर कोई ये चीजें झेल रहा है आज के डेट में। ये कोई आइसोलेटेड, मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह की कहानी नहीं है या घटना नहीं है। दे आर सिस्टमैटिक थ्रेट्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पब्लिक हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब ये आर्थिक स्थिरता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रणालीगत खतरे हैं। व्यवस्थित ढंग से जो खतरे होते चले जा रहे हैं, मतलब एक के बाद एक खतरे आए दिन देखने को मिलते हैं, उसकी बात हो रही है। तो अब ये आए दिन की कहानी है, ये कोई एक दिन या किसी एक जगह की कहानी नहीं है। येट फिर भी, डिस्पाइट माउंटिंग एविडेंस, बढ़ते सबूतों के बावजूद, इंडिया रिमेन्स वल्नरेबल ड्यू टू गैप्स इन रिस्क असेसमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस। जोखिम आकलन, रिस्क असेसमेंट की किस तरीके से रिस्क को असेस करना, आकलन करना कि कहाँ कहाँ पे जोखिम है, उसको किस तरह से टैकल किया जाए, उसका आकलन और उसकी तैयारियों में जो गैप है, उसकी वजह से ये भारत असुरक्षित बना हुआ है। द लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, एक व्यापक ढांचे की कमी का मतलब है टू इवैल्यूएट एंड प्रिडिक्ट क्लाइमेट फिजिकल रिस्क। किन चीजों की कमी? एक व्यापक ढांचे, एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से कोई स्ट्रक्चर की कमी किस चीज में? टू इवैल्यूएट, आकलन मूल्यांकन करने में, एंड प्रेडिक्ट क्लाइमेट फिजिकल रिस्क, और भविष्यवाणी करने के लिए। किस चीज की भविष्यवाणी? जलवायु भौतिक जोखिम का मूल्यांकन और उसकी भविष्यवाणी करने
में जो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक ढांचा होना चाहिए, उसकी कमी की वजह से। मीन्स दैट अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज आर रिएक्टिव रादर दैन प्रोएक्टिव। इसका मतलब है कि अनुकूलन रणनीतियां सक्रिय होने के बजाय प्रतिक्रियाशील हैं। इस स्टेटमेंट का सिंपल शब्दों में क्या अर्थ है? भारत में एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, एक व्यापक, एक बहुत ही बड़े विस्तार तौर पर एक कोई ढांचे की कमी किस चीज के लिए कि आने वाले जो जलवायु के कारण जो रिस्क हमारे कंट्री को झेलने देखने को मिल सकते हैं, उसको इवैल्यूएट और उसकी भविष्यवाणी करने में के लिए जो एक प्रॉपर एक कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसकी कमी है। और इसका क्या मतलब है? इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अनुकूल होने की बजाय, मतलब आने कोई डिजास्टर के आने के पहले वो हमेशा एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, लेकिन इसकी बजाय क्या है, प्रतिक्रियाशील है कि जब जो चीजें होती हैं तभी हम अपने स्ट्रैटेजीज, तभी हम अपने रणनीतियों को अप्लाई करते हैं, पहले से उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहते। ग्रोइंग क्लाइमेट फिजिकल रिस्क, बढ़ते जलवायु भौतिक जोखिम। एज क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेट मतलब बढ़ना, जैसे गाड़ी आप चलाते हो एक्सेलरेशन देते हो तो क्या होता है, बढ़ता है ना गाड़ी आगे की ओर। तो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन की गति बढ़ने के साथ ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर। चरम मौसम की घटनाएं लगातार और गंभीर होते जा रही हैं। आज से 20 और 50 साल पहले क्या होता था कि इतनी गर्मी अगर किसी एक दिन पड़ गई, जो आजकल हर दिन हम जितने गर्मी और जितना टेम्परेचर झेल रहे हैं, अगर उतना टेम्परेचर आज से 20, 25, 30 साल पहले एक दिन भी पड़ता था तो लोग कहते थे कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस पूरे साल की सबसे ज़्यादा गर्म डे ये था, कोई पर्टिकुलर डे को। लेकिन अब ये चीज़ें इतनी नॉर्मल हो गई हैं और फ्रीक्वेंट, मतलब ये चीज़ें अब लगातार हो रही हैं और गंभीर होते जा रही हैं। CPRs extend beyond natural disasters. CPR मतलब क्लाइमेट फिजिकल रिस्क्स, प्राकृतिक आपदाओं से आगे बढ़कर इनकम्पासिंग एक्यूट शॉक्स, मतलब ये जो क्लाइमेट फिजिकल रिस्क है ये बढ़ता जा रहा है या ये एक्सटेंड हो रहा है बियॉन्ड नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाओं से आगे। सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं तक ही रिस्क लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। इनकम्पासिंग अक्यूट शॉक्स, तीव्र झटकों सच एज फ्लड्स एंड हीट वेव्स, बाढ़ और हीट वेव जैसे तीव्र झटके, एंड क्रॉनिक स्ट्रेसेस सच एज शिफ्टिंग मॉनसून पैटर्न्स एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स। क्रॉनिक स्ट्रेसेस, दीर्घकालिक तनावों सच एज शिफ्टिंग मॉनसून पैटर्न्स, जो मॉनसून के पैटर्न में जो बदलाव है, तथा और प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स, और सूखे, लंबे समय तक सूखे जैसे वो इसमें शामिल है। कहने का मतलब है कि जो क्लाइमेट फिजिकल रिस्क है वो सिर्फ अब एक प्राकृतिक आपदा तक नहीं सीमित, आपदा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तीव्र झटके जैसे मॉनसून में पैटर्न के में बदलाव, लंबे समय तक सूखे, बाढ़, हीट वेव और दीर्घकालिक लंबे समय तक तनावों को भी शामिल करता है ये CPR। While disaster early warning systems and weather forecasts help mitigate immediate losses, जबकि while disaster early warning system मतलब आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली और weather forecasts help मौसम पूर्वानुमान help mitigate immediate losses, वो मदद करते हैं किस चीज में? mitigate मतलब होता है कम करना, तो क्या कम करने? जो तत्काल नुकसान को कम करने में वो हमारी मदद करते हैं। जैसे पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि इस एरिया में तूफान आने वाला है, तो लोग वहाँ उस एरिया के लोग सतर्क हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरीके का सिस्टम हमें थोड़ा हेल्प करता है बहुत ज्यादा नुकसान होने से। CPRs रिक्वायर अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। CPR के लिए एक दीर्घकालिक, लंबे समय तक की दृष्टिकोण की आवश्यकता है, एक ऐसा अप्रोच जो लंबे समय तक काम करे। Unlike short-term weather forecasts, climate projections analyze long-term trends, ना कि अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमानों के विपरीत। मतलब जो छोटे मोटे जो मौसम की जानकारियां ये दे रहे होते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है लंबे समय के लिए कोई अप्रोच तैयार करना। क्लाइमेट प्रोजेक्शंस एनालाइज लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, इसका मतलब हुआ कि जलवायु विश्लेषण करता है किस चीज का? लंबे समय, दीर्घकालिक रुझानों का, कि लंबे समय तक उस एरिया का जलवायु कैसा होगा। इनेबलिंग पॉलिसी मेकर्स टू प्रिपेयर फॉर इवॉल्विंग क्लाइमेट हैजार्ड्स,
जिससे नीति निर्माताओं को, जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, उनको जलवायु संबंधी जो भी खतरे आने वाले हैं उनके लिए तैयार होने में मदद मिलती है। आने वाले डिजास्टर्स के बारे में जब ये इन्फॉर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, पॉलिसी मेकर्स को थोड़ी मदद मिल जाती है उन खतरों से निपटने के लिए। हजार्ड्स, क्लाइमेट हजार्ड मतलब जलवायु से संबंधी खतरे। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन इज कॉट बिटवीन प्रिवेंशन एंड क्योर। वैश्विक जलवायु कार्रवाई जो है वो फंसी हुई है किसके बीच, बिटवीन प्रिवेंशन मतलब रोकथाम और उपचार के बीच में फंसी हुई है, कि किस तरह से हम प्रिवेंट करें, आने वाले खतरों को रोकें, या जो खतरे आ गए उसका उपचार कैसे करें। मिटिगेशन which reduces emissions and adaptation और अनुकूलन which prepares for its inevitable impacts। मिटिगेशन मतलब शमन, हल्का करना, न्यूनीकरण करना, कम करना। वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, घटाता है एमिशंस को, उत्सर्जन को। एंड अडेप्टेशन जो है विच प्रिपेयर्स, जो तैयार करता है फॉर इट्स इनएविटेबल इम्पैक्ट्स, जो अवश्य होने वाले प्रभावों के लिए इसको तैयार करता है। विच वाइल एडेप्टेशन हैज लॉन्ग बीन कंसिडर्ड अ प्रायोरिटी फॉर द ग्लोबल साउथ, वाइल्ड फायर्स, हीट वेव्स एंड साइक्लोन्स नाउ ऑल्सो टेस्ट इन रेजिलियंस ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ। जबकि अनुकूलन को, अडेप्टेशन मतलब किसी चीज को अडेप्ट करना, स्वीकार करना, उस चीज के अनुकूल हो जाना, तो उसको प्राथमिकता दिया जा रहा है, प्रायोरिटी दिया जा रहा है। किस चीज के लिए, दक्षिण के लिए। वाइल्ड फायर्स, जंगल की आग, हीट वेव्स, गर्मी की लहरें, और साइक्लोन्स, चक्रवात। अब वैश्विक उत्तर की लचीलापन को भी टेस्ट करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, परीक्षा लेते हैं। इस पैराग्राफ को एक सिंपल वर्ड में समझो। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन जो है, वैश्विक जलवायु कार्रवाई, वो प्रिवेंशन और क्योर के बीच में फंसी हुई है। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम और क्योर मतलब उपचार, इलाज के बीच में फंसी हुई है। मिटिगेशन, शमन, जो किसी चीज को कम करना, हल्का करना। विच रिड्यूसेस एमिशंस, वो उत्सर्जन को कम करता है, घटाता है। और अडेप्टेशन जो है, अनुकूलन मतलब किसी चीज को स्वीकार कर लेना, वो तैयार करता है किसी के होने वाले प्रभाव के लिए, कि कोई चीज अगर हो रहा है तो उसका क्या अवश्य होने वाला जो प्रभाव है उसके लिए एडेप्टेशन तैयार करता है, कि हाँ भाई ये चीजें होंगी, आप इसको स्वीकार कर लो। वाइल एडेप्टेशन हैज लॉन्ग बीन कंसीडर्ड, हालांकि जबकि अनुकूलन को माना जाता आ रहा है क्या, एक प्राथमिकता के तौर पर। किसके लिए, ग्लोबल साउथ वैश्विक दक्षिण के लिए, और जंगल में आग के लिए, हीट वेव्स के लिए, और तूफान के लिए। हीट वेव मतलब गर्मी की लहरें, और तूफान के लिए। नाउ ऑल्सो टेस्ट द रीजन्स ऑफ ग्लोबल नॉर्थ, मेकिंग इट क्लियर दैट एडेप्टेशन इज ए यूनिवर्सल नेसेसिटी। मतलब इन चीजों के लिए एडेप्टेशन हमें तैयार करता है, और अब ये वैश्विक उत्तर की लचीलापन का भी परीक्षण करता है, टेस्ट लेता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अनुकूलन एक यूनिवर्सल नेसेसिटी है, एक पूरी दुनिया की, एक ब्रह्मांड की सार्वभौमिक आवश्यकता बन चुकी है, कि हम चीजों को एक्सेप्ट करना सीख जाएं। येट फिर भी फंडिंग रिमेन्स स्क्यूड टुवर्ड्स मिटिगेशन। कहा जा रहा है कि एडेप्टेशन की तरफ हम लोगों को ज्यादा झुकाव होना चाहिए, एडेप्टेशन को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, लेकिन अभी भी फंडिंग रिमेन्स स्क्यूड, वित्त पोषण जो है, फंडिंग पैसे से संबंधित चीजें, वो स्क्यूड है। स्क्यूड मतलब होता है किसी की तरफ झुका हुआ होना। अभी कुछ कल या परसों वाले आर्टिकल में भी हमने इस वर्ड का मीनिंग समझा था। तो ये झुका हुआ है किसकी तरफ, मिटिगेशन की तरफ। यहाँ पे दो वर्ड्स थे ना, दो वर्ड के मीनिंग हमने समझा, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। होना चाहिए प्राथमिकता एडेप्टेशन का, अनुकूलन, किसी चीज के प्रति अनुकूल हो जाए, हम उसको एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। और लेकिन फंडिंग जो है वो मिटिगेशन की तरफ है। मिटिगेशन मतलब फंडिंग, जैसे गवर्नमेंट जो है वो किसको फंड करती है, कि नेट कार्बन एमिशन जो होना चाहिए, जीरो कार्बन एमिशन होना चाहिए, चीजों को कम करने पर सरकार चीज को फंड कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है, ना कि एडेप्टेशन को। एडेप्टेशन जो चीजें अवश्य होने वाली हैं उनके प्रभावों से लड़ने के लिए हमें प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, पर सरकार मिटिगेशन पर ध्यान दे रही है। विद मोस्ट रिसोर्सेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब विद मोस्ट रिसोर्सेज, ज्यादातर संसाधन निर्देशित हैं टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन ओवर एडेप्टेशन मेजर्स लाइक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ज्यादातर संसाधनों को नवीकरणीय ऊर्जा और डीकार्बनाइजेशन मतलब कार्बन को कम करने की ओर निर्देशित किया जाता है, ओवर एडेप्टेशन मेजर्स लाइक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। किसकी तुलना में, अनुकूलन उपायों जैसे लचीले बुनियादी ढांचे की तुलना में। कि एडेप्टेशन मेजर्स, एडेप्टेशन जैसे हमने मिटिगेशन और एडेप्टेशन पढ़ा था,
तो मिटिगेशन में देखा हमने कि सरकार किस तरह से चीज़ों को कम करने में विश्वास रखती है, ना कि हमें उसके होने वाले प्रभावों के लिए तैयार करने में। तो एडेप्टेशन में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे जो हैं वो लचीले होने चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जो हमें हर सिचुएशन से लड़ने के लिए हेल्पफुल हो। However, हालांकि इन्वेस्टिंग इन एडेप्टेशन इज नॉट जस्ट अबाउट सर्वाइवल बट ऑल्सो इकोनॉमिकल प्रूडेंट। हालांकि अनुकूलन में निवेश करना, इन्वेस्ट करना केवल जीवित रहने के लिए ही नहीं है, सर्वाइव करने के लिए नहीं है। सर्वाइव मतलब होता है जीवित रहना, बल्कि आर्थिक रूप से भी विवेकपूर्ण है। प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमान, चतुर। अगर हम एडेप्टेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ हमारे सर्वाइवल में मदद नहीं करेगा, बल्कि ये इकोनॉमिकली भी एक बहुत वाइज डिसीजन होगा, बहुत बुद्धिमानी भरा डिसीजन होगा, प्रूडेंट होगा। द यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम एस्टिमेट्स, यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम का अनुमान है, एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाना, और एस्टिमेट मतलब अनुमान करता है कि एवरी $1 इन्वेस्टेड इन एडेप्टेशन यील्ड्स अ $4 रिटर्न। कि अनुकूलन में निवेश किए गए प्रत्येक $1 से जो रिटर्न है वापसी लगभग $4 की मिलती है, थ्रू रिड्यूस्ड इकोनॉमिक लॉसेस एंड लोअर डिजास्टर रिकवरी कॉस्ट्स। अब वो कैसे होता है? तो अगर आपने एडेप्टेशन में इन्वेस्ट किया है, $1 खर्चा किया, तो उससे इकोनॉमिक लॉसेस जो होने वाले थे, आर्थिक नुकसान जो होने वाला था, वो कम हो जाएगा, और लोअर डिजास्टर रिकवरी कॉस्ट, आपदा रिकवरी वसूली लागत कम हो जाएंगे। उससे $4 तक का रिटर्न हमें मिल सकता है। चलो अब सिंपली इन पैराग्राफ का मतलब अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। 2 वर्ड्स हैं, मिटिगेशन और एडेप्टेशन। मिटिगेशन जो होता है वो, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, 0 कार्बन एमिशन। सरकार का एक टारगेट है कि हम कार्बन को बिल्कुल 0 पर लेकर आ जाएं, मतलब कार्बन उत्सर्जन को, जो फसलों की कटाई होने के बाद जो रिमेन्स होते हैं उसको जला दिए जाते हैं, उससे भी कार्बन एमिशन होता है। तो इस तरह से सरकार का टारगेट है कि उसको बिल्कुल 0 पर लेके आ जाया जाए, तो मिटिगेशन कहते हैं उसी को। तो सरकार उसमें बहुत ज़्यादा फंड करती है, लेकिन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमें एडेप्टेशन पे ज़्यादा फंड इन्वेस्ट करना चाहिए। एडेप्टेशन मतलब जो चीज़ें हो गई, जैसे अभी मान लो कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता चला जा रहा है दिन पर दिन, तो हम किस तरह से इससे होने वाले खतरों को रोक सकते हैं, उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर हमने उन चीज़ों पे इन्वेस्ट किया, अगर मान लो कि उत्तराखंड में जो है वो सबको पता है कि वहाँ पे आए दिन बादल फट जाते हैं या फिर लैंडस्लाइड हो जाती है, तो ये चीज़ें अगर गवर्नमेंट को पता है तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि उससे होने वाले प्रभाव जो होते हैं, जो बिल्कुल अवश्य होंगे, सबको पता है कि वे चीज़ें होंगी तो क्या क्या नुकसान होगा, तो उन चीज़ों पर काम करना चाहिए और उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि उनके प्रभावों को कैसे टैकल किया जाए, तो उससे नुकसान नहीं होगा, और अगर होता है तो कम होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, फिर जो हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, उससे जो नुकसान होता है, उस नुकसान को, अगर वो नुकसान बच जाएगा, वो चीज़ें नहीं होंगी और हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, और हमने उस नुकसान को, उस लॉस को, इकोनॉमिक लॉस को बचा लिया, तो इस तरह से हमें $4 तक का फायदा हो सकता है। CPRs आर नॉट जस्ट अबाउट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। CPR केवल चरम मौसम की घटनाओं के बारे में नहीं है, लेकिन ऑल्सो अबाउट हाउ एक्सपोज्ड एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज, बिजनेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर टू देम। और यह भी है कि समुदाय, व्यवसाय और बुनियादी ढांचा उनके प्रति कितने सेंसिटिव हैं, कितने संवेदनशील हैं और असुरक्षित हैं। The Intergovernmental Panel on Climate Change provides a clear framework. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है। The expected value of CPR is a function of hazard. CPR का अपेक्षित मूल्य जोखिम, एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी है। CPR खतरे, जोखिम और भेद्यता का एक कार्य है। Hazards include floods, साइक्लोन्स एंड हीट वेव्स। हजार्ड्स मतलब खतरे जो हैं, उसमें शामिल है बाढ़, तूफान और गर्मी की लहरें। एक्सपोजर्स डिटरमाइन हु एंड व्हाट इज एट रिस्क। देखो यहाँ पे ये जो 3 वर्ड्स दिए गए हैं, CPR का क्या फंक्शन है? हजार्ड मतलब खतरों को पहचानना, एक्सपोजर मतलब कि कौन चीजें कितने रिस्क पर होंगी उसको देखना, एंड वल्नरेबिलिटी, it reflects a system's ability to withstand and recover. Vulnerability जो है
एक प्रणाली की सहने और ठीक होने की क्षमता को दिखाती है, दर्शाती है कि वो कितने जल्दी उस चीज को रिकवर कर लेंगे और ठीक कर लेंगे, उनमें कितनी क्षमता है। टुगेदर, साथ में, दीज डिफाइन द ट्रू स्केल ऑफ क्लाइमेट रिस्क। ये जलवायु जोखिम के वास्तविक पैमाने को डिफाइन करती है, परिभाषित करती है। टू सेफ गार्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए रेगुलेटरी बॉडीज वर्ल्ड वाइड आर शिफ्टिंग फ्रॉम वॉलंटरी क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर्स टू मैंडेटरी रिपोर्टिंग। वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए रेगुलेटरी बॉडीज जो इन चीजों को रेगुलेट करती हैं वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, आर शिफ्टिंग, वे बदल रहे हैं या अपने आप को उस ओर बढ़ा रहे हैं। कहाँ? फ्रॉम वॉलंटरी क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर्स टू मैंडेटरी रिपोर्टिंग। वॉलंटरी मतलब होता है खुद, स्व, अपनी इच्छा से कि कोई काम मुझे करना है कि नहीं, तो मैं उसके लिए वॉलंटरी हूँ। ठीक है, तो वॉलंटरी क्लाइमेट रिस्क मतलब ऐसी जलवायु जोखिम जिसको प्रकटीकरण के लिए उनके ऊपर इच्छा था कि वो उस चीज को कवर करेंगे कि नहीं, अब वो उन चीजों से शिफ्ट करके मैंडेटरी रिपोर्टिंग पर आ चुके हैं। मैंडेटरी मतलब होता है जरूरी, जो काम अनिवार्य रिपोर्टिंग है, वॉलंटरी से वो अपने आप को मैंडेटरी तक शिफ्ट कर चुके हैं। इन इंडिया, भारत में, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट रिस्क इनटू इट्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जलवायु जोखिमों को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एकीकृत कर रहा है, उसको इंटीग्रेट कर रहा है, जोड़ रहा है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब वही विनियामक ढांचे, ऐसे फ्रेमवर्क जिससे वो रेगुलेट कर सके, निर्देशित कर सके, चीजों को डायरेक्ट कर सके। While the IFRS ISSB S2 sets global standards for disclosing CPRs underscoring, जबकि IFRS ISSB S2 CPRs इसके प्रकटीकरण के लिए, मतलब इसको डिस्क्लोज करने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है जो इस बात पर जोर देता है assessing these risks is now central to business continuity, not just environmental responsibility। जो इस बात पर जोर देता है कि इन जोखिमों का आकलन करना, असेस करना अब केवल इन्वायरमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक व्यवसाय, एक बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। डिस्पाइट द अर्जेंसी, इस तत्कालिकता के बावजूद, अर्जेंट आवश्यकता के बावजूद, इंडियाज अप्रोच टू CPR असेसमेंट्स, भारत का दृष्टिकोण CPR के आकलन के लिए रिमेन्स फ्रेगमेंटेड, वो खंडित बना हुआ है, दृष्टिकोण फिक्स नहीं है। While countries such as US, UK and New Zealand have national frameworks, जबकि कंट्रीज, देश जैसे US, UK और न्यूजीलैंड जैसे देशों में राष्ट्रीय ढांचे हैं that directly inform policy and finance, जो सीधे नीति और वित्त को सूचित करते हैं। India's efforts are dispersed across government agencies, research institutions and private platforms. भारत के प्रयास सरकारी एजेंसियों, शोध संस्थानों और निजी प्लेटफॉर्मों में फैले हुए हैं, each using different methodologies and hazards of focus, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग मेथड्स और फोकस के खतरों का उपयोग करते हैं। Although, हालांकि इंडिया हैज स्टडीज सच एज फ्लड मैप्स फ्रॉम IIT गांधीनगर, vulnerability atlases from the India Meteorological Department, हालांकि भारत के पास IIT गांधीनगर से बाढ़ के मानचित्र, भारतीय मौसम विभाग वैधता एटलस और आपदा ढांचे जैसे मौसम विभाग एंड डिजास्टर फ्रेमवर्क्स फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और आपदा ढांचे जैसे अध्ययन हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार। देयर इज नो यूनिफाइड सिस्टम टू कंसोलिडेट दीज इनसाइट्स, इन जानकारियों को समेकित करने के लिए, कंसोलिडेट मतलब मजबूत करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कोई एकीकृत प्रणाली नहीं है, यूनिफाइड सिस्टम नहीं है कोई। रिलायबल CPR प्रोजेक्शंस आर फर्दर हिंडर्ड बाय द लिमिटेशंस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स, विश्वसनीय CPR जो है जिस पे विश्वास किया जा सके, उसका अनुमान वैश्विक जलवायु मॉडल जैसे कि such as representative concentration pathways and shared socio-economic pathways, आर्थिक मार्ग की सीमाओं से और भी बाधित होते हैं, which fails to capture India's hyper local climate realities, जो भारत की अति स्थानीय जलवायु वास्तविकताओं को पकड़ने में विफल होते हैं।
कहने का मतलब है कि भारत में कोई एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू हम क्लाइमेट फिजिकल रिस्क को पकड़ सकें, उसको पहचान कर आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन निकाल पाएँ, बल्कि ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा किया जाता है और सबके मेथड्स अलग होते हैं। ये CPR का जो प्रोजेक्शन है वो हिंडर होता है, उसमें बाधा पहुंचता है और सही से जो वास्तविक जलवायु परिवर्तन की परेशानी जो है सही से वो पकड़ में नहीं आता, उसके लिए उसमें हम विफल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं कैप्चर करने में क्लाइमेट रियलिटीज को। विदाउट अ सेंट्रल रेपोजिटरी फॉर स्टैंडर्डाइज्ड क्लाइमेट रिस्क डेटा, मानकीकृत जलवायु जोखिम डेटा के लिए केंद्रीय भंडार के बिना businesses and government agencies struggle to make informed decisions। सरकारी एजेंसियां और व्यवसाय सूचित निर्णय लेने के लिए एक फिक्स, एक इन्फॉर्म्ड, एक सटीक निर्णय लेने के लिए संघर्ष करती हैं। अब जिसके पास सटीक जानकारी नहीं होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग बातें बोलेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम क्या निर्णय लें, किसके सजेशन पर क्या निर्णय लें, ये बिजनेसेस और गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है इसका डिसीजन लेना। स्टेप्स टेकन टू फिल द गैप्स, अंतराल को भरने के लिए उठाए गए कदम। टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब जो काम हो गया, तो जो स्टेप्स, जो कदम उठा लिए गए किस चीज़ के लिए, उन गैप्स को, उन अंतराल को भरने के लिए। रिकग्नाइजिंग दीज गैप्स, इन अंतरालों को पहचानते हुए इंडिया हैज़ इनिशिएटेड, ये देखो इंडिया हैज़ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शो कर रहा है। अब भारत सिंगुलर नाउन है ना, मतलब एक देश की बात हो रही है, इसीलिए इसके साथ हैज़ आया है, हैव नहीं। तो भारत ने पहलू की है या कदम उठाया है। स्टेप्स टुवर्ड्स फैक्टरिंग इन क्लाइमेट हैजार्ड्स इन इट्स नेशनल एडेप्टेशन प्लान इन लाइन विद आर्टिकल 7 ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट। भारत ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 7 के अनुरूप, उसके तहत, उसके अनुसार अपने राष्ट्रीय अनुकूलन योजना में जलवायु खतरों को शामिल करने की दिशा में कदम उठाए हैं। विच मैंडेट्स, जो आदेश देता है ऑल नेशंस, सभी राष्ट्रों को, टू इस्टेब्लिश नैप्स बाय 2025, नेशनल एडेप्टेशन प्लान को स्थापित करने का आदेश हर राष्ट्र को, हर सारे देशों को जो आदेश देता है, क्या, पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 7 कि हर देश को नेशनल एडेप्टेशन प्लान बनाना चाहिए 2025 तक एंड शो प्रोग्रेस बाय 2030, और 2030 तक अपना अपना प्रगति दिखाएं, ऐसा उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। टू फैसिलिटेट दिस, इसको सुविधाजनक बनाने के लिए इंडिया फॉर्मुलेटेड एन एडेप्टेशन कम्युनिकेशन एंड सबमिटेड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट इन 2023। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए भारत ने एक अनुकूलन संचार तैयार किया। एडेप्टेशन कम्युनिकेशन मतलब बहुत ही अनुकूल संचार जिससे बातचीत किया जा सके, और 2023 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की। ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव नैप रिपोर्ट इज अंडरवे, एक अधिक व्यापक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट जो है उस पर काम चल रहा है, वो अंडरवे है। कवरिंग 9 थीमेटिक सेक्टर्स विद डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रैन्युलैरिटी, जिसमें जिला स्तरीय बारीकियों के साथ 9 विषयगत क्षेत्रों को शामिल किया गया है। While this is a great start, हालांकि यह एक शानदार शुरुआत है, इंडिया मस्ट गो फर्दर बाय बिल्डिंग अ CPR assessment tool that supports both public and private decision making। ये एक शानदार शुरुआत है, लेकिन भारत को CPR मूल्यांकन उपकरण बनाकर आगे बढ़ना चाहिए जो सार्वजनिक मतलब पब्लिक और निजी दोनों तरह के निर्णय लेने में सहायता करता हो। दिस विल इनेबल, सक्षम बनाएगा, विल फ्यूचर टेंस शो कर रहा है, यह सक्षम बनाएगा द पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र को, टू डिजाइन क्लाइमेट रेजिलिएंट पॉलिसीज, जलवायु लचीली नीतियों को डिजाइन करने के लिए, गाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के लिए, और एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली, और संसाधनों को प्रभावी ढंग से, समझदारी से आवंटित करने, एलोकेट करने में ये सक्षम बनाएगा। इट विल ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भी अदा करेगा
किस चीज़ के लिए? फॉर द प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्रों के लिए, इन असेसिंग रिस्क्स अक्रॉस वैल्यू चेन्स, सपोर्टिंग ऑपरेशनल एंड एक्सपेंशन प्लानिंग एंड मीटिंग ग्रोइंग इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस। यह मूल्य श्रृंखलाओं में जोखिमों का आकलन करने, विस्तार योजना परिचालन मतलब ऑपरेशनल और विस्तार योजना का समर्थन करने और बढ़ती निवेशक अपेक्षाओं मतलब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी जो अपेक्षा एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करने में भी निजी क्षेत्र के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देयरफॉर इसलिए इंडिया स्पेसिफिक टूल दैट कंबाइंस लोकलाइज्ड क्लाइमेट मॉडलिंग, इसलिए एक भारत विशिष्ट उपकरण जो जोड़ता है, कंबाइन करता है। देखो कंबाइन के साथ एस लगा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम एस या एस कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, जैसे ही डज, ही गोज तो वह जाता है, बट दे गो वे लोग जाते हैं। तो जब हम प्लूरल सब्जेक्ट रखेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टूल की बात की जा रही है कि इंडिया स्पेसिफिक टूल जो कि जोड़ता है लोकलाइज्ड क्लाइमेट मॉडलिंग को, स्थानीयकृत जलवायु मॉडलिंग को, ग्रैनुलर रिस्क असेसमेंट, बारीक जोखिम मूल्यांकन, अ सेंट्रलाइज्ड क्लाइमेट रिस्क डेटा हब, एक केंद्रीयकृत जलवायु जोखिम डेटा हब एंड ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी साइंस बेस्ड मेथड्स, विज्ञान आधारित विधियां विद आइटरेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स इज इम्पेरेटिव। विज्ञान आधारित विधियों को पुनरावृत्त प्रतिक्रिया तंत्र के साथ जोड़ता है जो अनिवार्य है, इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव मतलब जो चीज़ वो कंपलसरी है, बिल्कुल ज़रूरी है करना। तो एक सिंपल और इजी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि इस पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ। कि भारत अगर शानदार शुरुआत करना चाहता है तो भारत को एक CPR असेसमेंट टूल बनाना चाहिए, मतलब क्लाइमेट फिजिकल रिस्क को पहचानने के लिए एक टूल बनाना चाहिए जो दोनों पब्लिक और प्राइवेट डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करे। तो गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेती है क्लाइमेट के लिए या जो प्राइवेट सेक्टर्स लेते हैं उनमें भी उनको वो मददगार साबित हो, और ये पब्लिक सेक्टर को हेल्प करेगा, उसको योग्य बनाएगा डिज़ाइन करने में बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, क्लाइमेट को, जलवायु परिवर्तन को, जलवायु लचीली नीतियों को, और रिसोर्सेज किस तरह से हमें किन क्षेत्रों में कहाँ पे कितने रिसोर्सेज संसाधन को एलोकेट करना है, इन चीज़ों को इन डिसीजंस लेने में सरकार को, पब्लिक सेक्टर को हेल्प करेगा। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इन एसेसिंग रिस्क अक्रॉस वैल्यू चेन, कि वो जो भी जहाँ पे भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे कितना रिस्क है, और सपोर्टिंग ऑपरेशनल एक्सपेंशन प्लानिंग कितने ज़्यादा विस्तार योजनाएं बनाने में, इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन को ग्रो करने में, जो निवेशक होंगे उनकी अपेक्षाएं को ग्रो करने में, इन चीज़ों में भी पब्लिक सेक्टर को ये मदद करेगा। हालांकि इंडिया स्पेसिफिक टूल जो है वो जोड़ता है लोकलाइज्ड क्लाइमेट मॉडलिंग को, स्थानीय क्लाइमेट मॉडलिंग को, और बारीकी जो रिस्क असेसमेंट, जो छोटी छोटी जो असेसमेंट होंगे, आकलन होंगे बारीकी, उसको भी ये जोड़ेगा, और एक सेंट्रलाइज्ड क्लाइमेट रिस्क डेटा हब बन जाएगा। ये केंद्रीयकृत जहाँ जिसपे हर कोई रिलाई कर सकता है, पर प्रतिक्रिया भी ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। As India charts its path towards Vikshit Bharat, robust climate risk assessments will ensure that progress isn't just fast but future proof. जैसे जैसे भारत विकसित भारत की ओर अपना रास्ता बना रहा है, मजबूत जलवायु जोखिम आकलन जो है यह सुनिश्चित करेगा, इंश्योर करेगा कि प्रोग्रेस न केवल तेज हो, फास्ट हो, बल्कि ये भविष्य के लिए भी सक्षम हो, मतलब आने वाले जनरेशन के लिए भी वो प्रोग्रेस हेल्पफुल हो और उनकी लाइफ भी इजी बनाए। तो इस तरह से हमारा ये आर्टिकल ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी, काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स जानने को मिले होंगे। ध्यान से आपने इस आर्टिकल को सुना और समझा है तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक इट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। Thank you.